सोचिए, अगर आपके सामने आ जाए एक चुनौती जो नामुमकिन हो। बगदाद में चोरी हुआ ताज वापस लाना होगा, बिना तलवार, बिना मदद, सिर्फ अपनी बुद्धि और सूझबूझ से। अकबर ने बीरबल को दी ये चुनौती और पूरा दरबार हैरान। क्या बीरबल अपनी चालाकी और बुद्धि से इसे पूरा कर पाएंगे? देखिए इस रोमांचक कहानी को अब। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत दूर पश्चिम की ओर, रेगिस्तान और समुद्र के बीच बसे बगदाद नगर में एक समय ऐसा हुआ जब पूरी दुनिया की निगाहें वहां टिक गईं। बगदाद का ताज केवल सोने चांदी का आभूषण नहीं था, वो उस सल्तनत की शान, उसकी पहचान और उसके कानून का प्रतीक माना जाता था। उस ताज के बिना बादशाह का दरबार अधूरा समझा जाता, न्याय की मुहर अधूरी मानी जाती और दुश्मन ताकतें उसे कमजोरी का संकेत समझती। एक काली रात, जब चांद बादलों में छिपा था और शहर की गलियों में सन्नाटा पसरा था, वही अनमोल ताज शाही खजाने से चोरी हो गया। सुबह होते ही बगदाद में हाहाकार मच गया। दरबार में पहरेदारों की पेशियां हुईं, खजांची कांपते रहे, मंत्री एक दूसरे पर शक करने लगे। बादशाह ने गुस्से में ऐलान किया कि जो भी ताज ढूंढ लाएगा उसे इनाम मिलेगा और जो दोषी निकला उसे कठोर सजा दी जाएगी। पर दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए, ताज का कोई सुराग नहीं मिला। तब बगदाद के व्यापारियों और यात्रियों के जरिए ये खबर हिंदुस्तान पहुंची। जब अकबर ने ये बात सुनी तो उनके मन में एक अनोखा विचार आया। अकबर पहले ही बीरबल की बुद्धि, हाजिर जवाबी और सूझबूझ से कई बार चकित हो चुके थे। उस दिन दरबार में अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, मैंने तुम्हारे लिए एक नामुमकिन चुनौती रखी है। बगदाद में जो ताज चोरी हुआ है उसे वापस लेकर आओ। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी हंसे, कुछ ने सिर हिलाया, किसी ने फुसफुसाकर कहा कि ये तो असंभव है। बगदाद दूर है, वहां की सियासत अलग है, भाषा अलग है, कानून अलग है। पर बीरबल ने शांत भाव से सिर झुकाया और कहा, जहां अक्ल और धैर्य साथ हों, वहां असंभव भी संभव हो जाता है महाराज। अगले ही दिन बीरबल साधारण वेश में, बिना किसी शाही तामझाम के, एक छोटे से काफिले के साथ रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने अलग अलग नगरों में ठहरकर लोगों की बातें सुनी, सरायों में बैठकर व्यापारियों से बातें की, नाविकों से समुद्र की खबरें लीं और राहगीरों से बगदाद की अफवाहें सुनी। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि ताज की चोरी केवल चोरी नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। जब बीरबल बगदाद पहुंचे तो शहर का माहौल बदला बदला था। गलियों में डर था, दरबार में अविश्वास था और जनता के मन में अपने बादशाह के प्रति चिंता। बीरबल ने सबसे पहले खुद को एक साधारण विद्वान और कहानीकार के रूप में प्रस्तुत किया। वे रोज शाम को बाजार में बैठकर कहानियां सुनाते, पहेलियां पूछते और लोगों की सोच को परखते। एक दिन उन्होंने एक बूढ़े सुनार की दुकान पर बैठकर बातों बातों में ताज का जिक्र छेड़ा। सुनार ने कहा, ताज की असली कीमत सोने में नहीं थी, उसकी असली ताकत उसके रहस्य में थी। बीरबल चौंके। उन्होंने ध्यान से पूछा, कौन सा रहस्य? बूढ़े ने चारों ओर देखकर धीमी आवाज में कहा जाता है कि ताज के भीतर एक पुराना फरमान छुपा है जो असली हकदार को पहचानता है। बीरबल को अब दिशा मिल चुकी थी। उन्होंने समझ लिया कि चोरी का मकसद ताज बेचना नहीं, बल्कि उस रहस्य तक पहुंचना था। अगले दिनों में बीरबल ने दरबार के कुछ असंतुष्ट अमीरों और गुप्त सलाहकारों पर नजर रखनी शुरू की। वे एक एक करके उनकी बातें सुनते, उनकी चालों को समझते। एक रात बीरबल को खबर मिली कि शहर के बाहर एक पुरानी हवेली में कुछ संदिग्ध लोग इकट्ठा होते हैं। वे वहां पहुंचे और देखा कि कुछ लोग नकली ताज पर काम कर रहे हैं। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि असली ताज कहीं और छुपाया गया है और ये नकली ताज लोगों को भ्रमित करने के लिए है। उन्होंने चाल चली। अगले दिन बाजार में ये अफवाह फैला दी कि हिंदुस्तान से आया एक विद्वान जानता है कि असली ताज किसके हाथ में है। ये खबर आग की तरह फैली और जल्द ही उन साजिशकर्ताओं तक पहुंच गई। वे घबरा गए और अपने सरगना को खबर दी। उस रात बीरबल ने एक और खेल खेला। वे खुद उस गिरोह तक पहुंचे और बोले कि वे उस रहस्य को समझ चुके हैं और अगर उन्हें हिस्सा दिया जाए तो वे मदद कर सकते हैं। लालच में आकर गिरोह ने बीरबल को अपने ठिकाने पर ले गया, जहां असली ताज छुपा था। वहीं बीरबल ने अपनी असली पहचान दिखाई। उन्होंने तर्क और सबूतों से साबित किया कि ये चोरी केवल बादशाह के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे बगदाद के खिलाफ अपराध है। कुछ लोग डरकर भाग गए, कुछ ने हथियार डाल दिए। सुबह होते होते ताज सुरक्षित दरबार में पहुंच चुका था।
बगदाद के बादशाह ने बीरबल को सम्मानित किया और कहा, तुमने केवल ताज नहीं लौटाया, तुमने हमारे राज्य का भरोसा लौटाया है। जब बीरबल ताज लेकर अकबर के पास लौटे तो दरबार में वही लोग चुप थे जो पहले हंसे थे। अकबर ने ताज की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, असली ताज तो इंसान की समझ और सच्चाई होती है। अगर वो सलामत रहे तो कोई चोरी कभी सफल नहीं होती। और इस तरह अकबर की दी हुई वो नामुमकिन चुनौती इतिहास की एक यादगार कहानी बन गई, जिसमें बुद्धि, धैर्य और सत्य ने दूरी और षड्यंत्र दोनों को मात दे दी। बगदाद का ताज वापस दरबार में आ चुका था, पर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी। ताज लौटने के साथ साथ कई ऐसे राज भी उजागर हुए थे जिनकी परछाइयां अभी पूरे शहर पर मंडरा रही थी। बगदाद के बादशाह ने भले ही राहत की सांस ली हो, मगर उनके मन में एक डर अब भी बाकी था। अगर एक बार ये साजिश रची जा सकती है तो दूसरी बार क्यों नहीं? और इसी डर ने बीरबल को कुछ और दिन बगदाद में रुकने पर मजबूर कर दिया। दरबार के बाहर आम लोग खुश थे, ढोल बज रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थीं, लेकिन सत्ता के गलियारों में खामोशी थी। बीरबल ये भली भांति समझ चुके थे कि असली खेल ताज मिलने से पहले नहीं, बल्कि उसके बाद शुरू होता है। जिस दिन ताज चोरी हुआ था, उसी दिन से कुछ लोग बहुत ज्यादा शांत थे और कुछ जरूरत से ज्यादा उत्साहित। यही दोनों बातें बीरबल को खटक रही थीं। अगली सुबह बीरबल ने बादशाह से अनुमति मांगी कि वे शहर को नजदीक से देखना चाहते हैं। बादशाह ने इजाजत दे दी और साथ ही कुछ विश्वसनीय सिपाहियों को बीरबल के साथ कर दिया। बीरबल साधारण कपड़ों में शहर की गलियों में निकल पड़े। कहीं मसालों की खुशबू थी, कहीं चमड़े की दुकानों से आती आवाजें, कहीं मदरसों में बच्चों की पढ़ाई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन बीरबल की नजरें उन चेहरों को ढूंढ रही थीं जिनमें डर या चालाकी छुपी हो। चलते चलते वे उसी बाजार में पहुंचे जहां पहले उन्होंने कहानीकार के रूप में समय बिताया था। लोग उन्हें पहचानने लगे थे, पर बीरबल अब भी विद्वान का ही रूप बनाए हुए थे। एक चाय खाने में बैठकर उन्होंने कुछ व्यापारियों की बातें सुनी। कोई कह रहा था कि ताज तो मिल गया, मगर असली गुनहगार अभी भी खुले घूम रहे हैं। कोई कहता कि दरबार में ही कोई ऐसा है जो इस चोरी से फायदा उठाना चाहता था। इन बातों से बीरबल को यकीन हो गया कि साजिश की जड़ें अभी पूरी तरह उखड़ी नहीं हैं। उन्होंने उसी दिन एक योजना बनाई। उन्होंने बादशाह को सलाह दी कि दरबार में एक बड़ा आयोजन रखा जाए, ऐसा आयोजन जिसमें शहर के सभी बड़े अमीर, व्यापारी, सेनापति और सलाहकार बुलाए जाएं। बहाना यह होगा कि ताज की वापसी के सम्मान में एक भव्य सभा रखी जा रही है। आयोजन का दिन आया। दरबार जगमगा उठा। हर तरफ रेशमी पर्दे, सोने के दिए और सुगंधित धूप। ताज को एक ऊंचे आसन पर रखा गया ताकि सबकी नजरें उसी पर टिकें। बीरबल भी वहीं मौजूद थे, पर इस बार वे केवल मेहमान नहीं थे, बल्कि एक सूक्ष्म निरीक्षक थे। सभा के दौरान बीरबल ने बादशाह से अनुमति लेकर एक छोटी सी बात रखी। उन्होंने कहा कि वे आज लोगों के सामने ताज से जुड़ा एक रहस्य उजागर करना चाहते हैं। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग आगे झुकाए, कुछ के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दी। बीरबल ने ताज के पास जाकर कहा कि ये ताज केवल सत्ता का नहीं, बल्कि सच का प्रतीक है। फिर उन्होंने अचानक ऐलान किया कि जो व्यक्ति इस ताज को छुएगा, अगर उसके मन में छल या अपराध होगा तो उसका हाथ कांप उठेगा। ये सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोग हंसे, कुछ ने इसे अंधविश्वास कहा, लेकिन कई चेहरों पर पसीना उभर आया। बादशाह ने आदेश दिया कि सभी प्रमुख दरबारी एक एक करके ताज को छुएं। बीरबल ध्यान से हर चेहरे को देख रहे थे। जब कुछ लोग ताज को छू रहे थे तो वे पूरे आत्मविश्वास में थे, पर जब एक खास अमीर आगे आया तो उसके हाथ सचमुच कांपने लगे। वो घबरा गया और पीछे हट गया। दरबार में शोर मच गया। अमीर सफाई देने लगा कि ये डर या थकान की वजह से हुआ, मगर बीरबल मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि ये कोई जादू नहीं था, बल्कि इंसान का अपना डर था जो उसे बेनकाब कर देता है। इसके बाद उन्होंने उस अमीर से कुछ सीधे सवाल पूछे। उस रात वो कहाँ था, किससे मिला था और ताज के बारे में वो क्या जानता था। अमीर के जवाब उलझते गए। आखिरकार वो टूट गया और उसने कबूल कर लिया कि उसने कुछ बाहरी लोगों की मदद की थी। उसका मकसद सत्ता में उथल पुथल मचाकर अपना प्रभाव बढ़ाना था।
उसने सोचा था कि ताज चोरी होने से बादशाह कमजोर पड़ जाएंगे। ये सच सामने आते ही दरबार में हड़कंप मच गया। बादशाह ने तुरंत उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। बीरबल ने बादशाह से कहा कि सजा से ज्यादा जरूरी है सबक। उन्होंने सुझाव दिया कि उस अमीर की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा जनता के भले के कामों में लगाया जाए। बगदाद में अब शांति लौटने लगी थी। लोग समझ चुके थे कि असली सुरक्षा दीवारों और पहरेदारों से नहीं, बल्कि न्याय और समझ से आती है। कुछ दिनों बाद बीरबल ने हिंदुस्तान लौटने की तैयारी की। विदाई के समय बादशाह ने उन्हें बहुमूल्य उपहार देने चाहे, लेकिन बीरबल ने केवल एक किताब स्वीकार की, जिसमें बगदाद का इतिहास और कानून दर्ज थे। यात्रा के दौरान बीरबल लगातार सोचते रहे कि अकबर को इस पूरे अनुभव से क्या सीख मिलेगी। उन्हें यह भी पता था कि अकबर केवल ताज की वापसी से संतुष्ट नहीं होंगे, वे पूरी कहानी सुनना चाहेंगे, हर चाल, हर डर, हर सच। जब बीरबल हिंदुस्तान पहुंचे और दरबार में दाखिल हुए तो अकबर ने उन्हें देखकर कहा, बीरबल, तुम्हारी आंखों में अब भी बगदाद की गलियां दिखाई दे रही हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां इंसान की नीयत की गलियां होती हैं वहां हर शहर एक सा लगता है महाराज। अकबर ने पूरे दरबार के सामने बीरबल की प्रशंसा की और कहा कि ये चुनौती केवल ताज की नहीं थी, बल्कि विश्वास की थी। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धि सीमाओं की मोहताज नहीं होती। पर कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। बगदाद में पकड़े गए साजिशकर्ताओं के कुछ साथी अब भी फरार थे और उनकी नजरें एक बार फिर सत्ता पर थीं। यही वो बीज था जिससे आगे की कहानी जन्म लेने वाली थी। एक ऐसी कहानी जहां अकबर और बीरबल को फिर से बुद्धि, धैर्य और सत्य की कसौटी पर उतरना था। बगदाद से लौटने के बाद बीरबल की आंखों में थकान नहीं, बल्कि सतर्कता थी। ताज की वापसी में एक युद्ध तो जीत लिया था, लेकिन युद्ध की आग पूरी तरह बुझी नहीं थी। अकबर ये बात समझ रहे थे। जिस दिन बीरबल दरबार में लौटे, उसी दिन अकबर ने दरबार भंग करने के बाद उन्हें अपने पास रोक लिया। बाहर रात उतर चुकी थी, दियों की लौ धीमी धीमी हिल रही थी और वातावरण में एक अजीब सी गंभीरता थी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम बगदाद से ताज तो ले आए, मगर मेरे मन को लग रहा है कि ये कहानी अभी अधूरी है। बीरबल ने धीरे से सिर झुकाया। महाराज, आपकी आशंका सही है। बगदाद की साजिश सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं थी, कुछ डोरियां ऐसी हैं जो दूर दूर तक फैली हुई हैं। अकबर ने तीखी नजर से पूछा, क्या उन डोरियों का सिरा यहां तक भी आता है? बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, अभी मैं पूरे यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन इतना तय है कि जिन लोगों ने बगदाद में ताज चढ़ाने की हिम्मत की, वे किसी एक राज्य से संतुष्ट नहीं होंगे। उस रात अकबर देर तक जागते रहे। उन्हें अपने साम्राज्य की मजबूती पर भरोसा था, लेकिन इंसानी लालच और सत्ता की भूख को वे भली भांति जानते थे। अगले दिन उन्होंने बीरबल को आदेश दिया कि वे चुपचाप इस बात की जांच करें कि हाल के दिनों में दरबार में कौन-कौन से विदेशी दूत आए हैं, किससे किसकी मुलाकातें बढ़ी हैं और किन व्यापारिक मार्गों पर अचानक हलचल तेज हुई है। बीरबल ने बिना किसी शोर शराबे के काम शुरू किया। उन्होंने ना तो कोई आधिकारिक आदेश दिखाया, ना ही किसी को अपने इरादों का आभास होने दिया। वे कभी साधारण विद्वान बनकर बाजार में बैठते, कभी व्यापारी बनकर कारवां सरायों में रात गुजारते और कभी किसी सूफी की तरह लोगों की बातें सुनते। इसी दौरान उन्हें एक नाम बार बार सुनाई देने लगा, ज़हीर। ज़हीर कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो अलग अलग राज्यों में व्यापार के बहाने आता जाता था, लेकिन असल में उसकी पहचान एक चालाक सौदागर और गुप्त सूचनाओं के व्यापारी के रूप में थी। बगदाद में पकड़े गए अमीर से उसका नाम जुड़ा हुआ था, लेकिन सबूत कभी सामने नहीं आए थे। बीरबल ने ज़हीर के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। उन्हें पता चला कि ज़हीर कुछ ही दिनों में एक बड़े व्यापारिक काफिले के साथ राजधानी में आने वाला है। बीरबल ने अकबर को यह सूचना दी, लेकिन साथ ही निवेदन किया कि ज़हीर को किसी भी तरह का शक ना हो। जब ज़हीर राजधानी पहुंचा तो उसका स्वागत एक सम्मानित व्यापारी की तरह हुआ। वो कीमती वस्त्र, दुर्लभ मसाले और अनोखे तोहफे लेकर आया था। दरबार में उसने बड़े आत्मविश्वास से अकबर को सलाम किया और कहा कि वो दोनों महान सल्तनतों के बीच व्यापार बढ़ाना चाहता है। अकबर मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखें सतर्क थीं। उन्होंने ज़हीर को खुले दिल से स्वागत का भरोसा दिया और कुछ दिनों तक राजधानी में ठहरने की अनुमति दे दी। ज़हीर को लगा कि सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा है। उधर बीरबल ने एक और खेल शुरू किया।
उन्होंने शहर में ये चर्चा फैलवा दी कि बादशाह एक ऐसी योजना बना रहे हैं जिसके तहत कुछ चुनिंदा व्यापारियों को विशेष अधिकार मिलने वाले हैं। ये खबर जानबूझकर अधूरी और उलझी हुई फैलाई गई ताकि लालच रखने वाले लोग खुद ही सामने आ जाएं। ज़हीर इस खबर से बेचैन हो उठा। उसने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को इधर-उधर भेजा और जानकारी जुटाने लगा। बीरबल के गुप्तचरों ने उसकी हर हरकत पर नजर रखी। कुछ ही दिनों में ज़हीर ने एक गुप्त सभा रखी जिसमें कुछ असंतुष्ट दरबारी और बाहरी व्यापारी शामिल हुए। ये सभा शहर के एक पुराने इलाके में हुई जहां आमतौर पर कोई ध्यान नहीं देता था। बीरबल साधारण कपड़ों में वहां पहुंचे और दूर से ही सब कुछ देखने लगे। सभा में ज़हीर ने खुलकर बात की। उसने कहा कि अगर सही समय पर सही जगह वार किया जाए तो बड़े बड़े ताज हिल सकते हैं। उसने बगदाद की घटना का जिक्र किया, बिना सीधे नाम लिए, लेकिन इशारे साफ थे। कुछ लोग डर गए, कुछ लालच में आ गए। बीरबल ने समझ लिया कि यही वो कड़ी है जो बगदाद की चोरी को आगे बढ़ा रही है, लेकिन सीधे कार्रवाई करना अभी ठीक नहीं था। ज़हीर को रंगे हाथ पकड़ने के लिए और सबूत चाहिए थे। उन्होंने एक चाल चली। बीरबल ने ज़हीर तक ये संदेश पहुंचाया कि दरबार का एक उच्च अधिकारी उससे मिलना चाहता है जो अंदर की अहम जानकारियां बेच सकता है। यह अधिकारी कोई और नहीं बल्कि बीरबल द्वारा भेजा गया एक विश्वसनीय व्यक्ति था। मुलाकात हुई। ज़हीर ने खुलकर अपनी योजनाएं बताईं। उसने कहा कि अगला निशाना किसी राज्य का ताज नहीं बल्कि जनता का भरोसा होगा। अगर लोगों के मन में डर और असंतोष भर दिया जाए तो बिना युद्ध के भी राज्य को कमजोर किया जा सकता है। ये बातें सुनकर बीरबल को यकीन हो गया कि मामला बेहद गंभीर है। उन्होंने तुरंत अकबर को सारी जानकारी दी। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, अब देर नहीं करनी चाहिए। अगले दिन दरबार में एक बड़ी घोषणा हुई। कहा गया कि कुछ विदेशी व्यापारियों पर जांच चल रही है और जब तक जांच पूरी नहीं होती वे राजधानी नहीं छोड़ सकते। ज़हीर समझ गया कि फंदा कस रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात होते होते ज़हीर को पकड़ लिया गया। उसके पास से कई गुप्त संदेश, नक्शे और दूसरे राज्यों के मोहर लगे पत्र मिले। पूछताछ में उसने पहले इनकार किया, लेकिन जब सबूत सामने रखे गए तो वो टूट गया। उसने कबूल किया कि बगदाद की ताज चोरी एक बड़ी योजना का पहला कदम थी। अकबर ने दरबार में सबके सामने कहा, आज अगर हमने समय रहते ये साजिश ना रोकी होती तो कल हमारे राज्य की शांति भी खतरे में पड़ सकती थी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, साजिश हमेशा तलवार से नहीं, शब्दों और लालच से शुरू होती है। अगर समय रहते उसे पहचान लिया जाए तो युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ती। ज़हीर और उसके साथियों को सख्त सजा दी गई, लेकिन अकबर ने यह भी आदेश दिया कि आम लोगों पर कोई जुल्म न हो। उन्होंने साफ कहा कि गुनहगार कुछ लोग हैं, पूरा समुदाय नहीं। इस घटना के बाद अकबर और बीरबल दोनों समझ चुके थे कि आने वाले समय में चुनौतियां और भी सूक्ष्म होंगी। दुश्मन अब खुले मैदान में नहीं बल्कि छायाओं में लड़ेंगे। रात को जब बीरबल अपने कक्ष में बैठे थे तो उनके मन में एक ही बात घूम रही थी, बगदाद का ताज तो वापस आ गया, लेकिन असली ताज यानी इंसानों के मन और भरोसे की रक्षा करना सबसे बड़ी चुनौती है। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही थी, जहां अगली परीक्षा और भी कठिन होने वाली थी और अकबर बीरबल की बुद्धि को पहले से कहीं ज्यादा गहराई में उतरना था। ज़हीर और उसके साथियों की गिरफ्तारी के बाद राजधानी में कुछ समय के लिए शांति तो लौटी, लेकिन ये शांति किसी गहरे समुद्र की सतह जैसी थी, ऊपर से शांत, भीतर से अनजानी हलचलों से भरी हुई। अकबर ये भली भांति जानते थे कि बड़ी साजिशें एक व्यक्ति के पकड़े जाने से खत्म नहीं होती। वे कई सिरों वाला वो अजगर होती हैं जिसका एक सिर कटे तो दूसरा सिर उठ खड़ा होता है। ज़हीर को कैद में डाल दिया गया था, पर उससे मिली जानकारियां अकबर और बीरबल दोनों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी थीं। उन दस्तावेज़ों में कई ऐसे नाम और संकेत थे जो सीधे सीधे किसी अपराध की ओर इशारा नहीं करते थे, लेकिन एक गहरे जाल की मौजूदगी साफ दिखा रहे थे। उन संकेतों में अलग अलग राज्यों के व्यापारी, कुछ धर्मगुरु, कुछ विद्वान और यहाँ तक कि कुछ कलाकारों के नाम भी थे। एक शाम अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। दियों की रोशनी में अकबर के चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिखाई दे रही थीं। बीरबल, अकबर ने धीमे स्वर में कहा, ज़हीर ने जो बीज बोए थे वे अब कई जगह अंकुरित हो चुके हैं। अगर हम सीधे तलवार उठाएंगे तो शायद निर्दोष भी कुचले जाएंगे। बीरबल कुछ पल चुप रहे, फिर बोले,
महाराज, जब दुश्मन छाया में छिपा हो तो उसे रोशनी से बाहर लाने के लिए रोशनी का ही सहारा लेना पड़ता है। अकबर ने उनकी ओर देखा। तुम क्या सुझाव देते हो? महाराज, बीरबल बोले, हमें जनता के बीच जाना होगा, खुले तौर पर नहीं बल्कि उनकी सोच के रास्ते। जो साजिशें चल रही हैं वे डर, अफवाह और अविश्वास से ताकत पा रही हैं। अगर हम इन तीनों को कमज़ोर कर दें तो साजिश खुद ही ढहने लगेगी। अगले ही दिन राजधानी में एक अनोखी हलचल शुरू हुई। अकबर के आदेश से जगह जगह कथावाचक, कवि, नाटककार और सूफी फकीर आमंत्रित किए गए। वे चौक चौराहों पर, बाजारों में और सरायों में लोगों से संवाद करने लगे। कोई कहानियों के जरिए न्याय और सच्चाई की बात करता, कोई गीतों में एकता का संदेश देता, तो कोई सवाल जवाब के रूप में लोगों के डर को बाहर निकालता। ये सब किसी शाही फरमान की तरह नहीं बल्कि एक सहज सामाजिक आंदोलन की तरह हो रहा था। आम लोग खुलकर बोलने लगे। कोई कहता कि हाल के दिनों में कुछ अजनबी उन्हें भड़काने आए थे। कोई बताता कि कुछ लोग जानबूझकर झूठी खबरें फैला रहे थे कि राज्य कमजोर हो रहा है। बीरबल खुद भी कई बार भेष बदलकर इन बैठकों में शामिल हुए। एक दिन वे एक साधारण किसान की तरह बाजार में बैठे थे जब उन्होंने दो युवकों को आपस में बात करते सुना। वे कह रहे थे कि कुछ लोगों ने उन्हें समझाया है कि अगर वे विरोध करेंगे तो उन्हें इनाम मिलेगा। बीरबल ने धीरे से बातचीत में हिस्सा लिया। उन्होंने पूछा, और अगर विरोध से हालात बिगड़ गए तो उसका नुकसान कौन उठाएगा? युवक चुप हो गए। उनमें से एक बोला, ये बात तो उन्होंने नहीं बताई। यहीं बीरबल को समझ आ गया कि साजिश का अगला चरण लोगों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करना था। उसी रात बीरबल ने अकबर को सब बताया। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि किसी भी तरह का बल प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि समझ और संवाद से हालात संभाले जाएंगे। लेकिन साजिशकर्ताओं को भी अंदेशा हो गया था कि उनका खेल पकड़ा जा रहा है। उन्होंने अब और तेजी से काम करना शुरू कर दिया। राजधानी के बाहर कुछ इलाकों में अचानक अफवाह फैलने लगी कि कर बढ़ाए जा रहे हैं, सेना को जबरदस्ती लोगों के घरों में ठहराया जाएगा और कुछ वर्गों को विशेष अधिकार दिए जाएंगे। इन अफवाहों से लोग घबरा गए। कुछ जगहों पर झगड़े शुरू हो गए, हालात बिगड़ने लगे। अकबर ने आपात बैठक बुलाई। कई दरबारी सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। वे कहते थे कि डर को डर से ही काबू में किया जा सकता है। पर बीरबल शांत थे। उन्होंने कहा, महाराज, अगर हम आज डर से काम लेंगे तो कल डर ही हमारी पहचान बन जाएगा। हमें साजिश के सिर पर नहीं, उसकी जड़ पर वार करना होगा। अकबर ने बीरबल पर भरोसा किया। उन्होंने एक बड़ा और साहसिक निर्णय लिया। अगले दिन उन्होंने खुद जनता के बीच जाने का ऐलान किया। ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे। बादशाह का इस तरह सीधे जनता के बीच जाना असामान्य बात थी। सुरक्षा कड़ी थी, लेकिन माहौल खुला रखा गया। अकबर ने लोगों से सीधे बात की। उन्होंने कहा कि कोई भी अफवाह सच नहीं है और अगर किसी को कोई शंका है तो वो खुलकर पूछ सकता है। लोगों ने सवाल पूछे, कठिन सवाल। अकबर ने धैर्य से सबके जवाब दिए। बीरबल भी वहां मौजूद थे। वे लोगों के चेहरों को देख रहे थे। उन्हें कुछ चेहरे ऐसे लगे जिन पर संतोष नहीं बल्कि निराशा थी। वे लोग अफवाहों से ज्यादा किसी अंदरूनी योजना से जुड़े लग रहे थे। कुछ दिनों बाद बीरबल ने उन लोगों की पहचान कर ली। वे सभी अलग अलग पेशों से थे। कोई शिक्षक, कोई कलाकार, कोई व्यापारी। बाहर से वे सम्मानित दिखते थे, लेकिन भीतर से साजिश के वाहक थे। बीरबल ने एक नई रणनीति बनाई। उन्होंने इन लोगों को एक बौद्धिक सभा में आमंत्रित किया जहां राज्य के भविष्य, न्याय और सत्ता पर चर्चा होनी थी। ये सभा खुले रूप में थी ताकि कोई शक न करे। सभा के दौरान बीरबल ने सवाल पूछने शुरू किए। सवाल सीधे आरोप नहीं थे बल्कि विचारों को परखने वाले थे। कुछ लोग खुद ही अपने शब्दों में उलझने लगे। उनकी बातें धीरे धीरे उनकी मंशा उजागर करने लगीं। सभा खत्म होते होते बीरबल के पास पर्याप्त संकेत थे। उन्होंने अकबर को बताया कि साजिश अब आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। अगर अभी भी देर हुई तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। अकबर ने बिना देरी किए आदेश दिया। इस बार कार्रवाई सटीक थी, केवल उन्हीं पर जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत थे। कोई भी निर्दोष नहीं छुआ गया। जब साजिश की ये परत भी उतर गई तो राजधानी ने राहत की सांस ली। लोग समझ चुके थे कि उनका बादशाह केवल सत्ता का नहीं बल्कि उनकी सोच और शांति का भी रक्षक है। एक रात अकबर और बीरबल महल की छत पर बैठे थे। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, आज मुझे समझ आया कि असली युद्ध तलवारों से नहीं, विचारों से लड़ा जाता है। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, और उस युद्ध में जीत उसी की होती है जो इंसान के मन को समझ ले। लेकिन दोनों ये भी जानते थे कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। दूर कहीं किसी और कोने में सत्ता और लालच की आग फिर से सुलग रही थी
और अगली परीक्षा शायद पहले से भी अधिक कठिन होने वाली थी। राजधानी में फैली अशांति की परतें जब एक एक कर उतरने लगीं, तब लोगों को पहली बार यह एहसास हुआ कि संकट केवल बाहर से नहीं आता, बल्कि कई बार अपने ही बीच पलता है। अकबर और बीरबल दोनों जानते थे कि हालिया साजिशों ने भले ही दम तोड़ दिया हो, पर जिन दिमागों ने इसे जन्म दिया था वे पूरी तरह नष्ट नहीं हुए हैं। कुछ लोग पकड़े गए, कुछ सजा पाए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो समय रहते छाया में गुम हो गए। इसी बीच बगदाद से एक रहस्यमयी संदेश राजधानी पहुंचा। वो संदेश साधारण नहीं था। उस पर कोई राजकीय मुहर नहीं थी, न ही किसी शासक का नाम। बस एक पंक्ति लिखी थी, ताज लौट आया, पर खेल अभी बाकी है। अकबर ने संदेश पढ़ते ही बीरबल को बुलाया। दोनों देर तक उस कागज को देखते रहे, मानो वो केवल शब्द नहीं बल्कि आने वाले तूफान की आहट हो। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, ये संदेश डराने के लिए नहीं भेजा गया है। ये किसी आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति की चेतावनी है। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया, महाराज, और ये चेतावनी उसी की हो सकती है जो अब तक सामने नहीं आया। उन्होंने तय किया कि इस बार प्रतिक्रिया नहीं बल्कि पहल की जाएगी। दुश्मन को उसके अगले कदम से पहले समझना जरूरी था। बीरबल ने सुझाव दिया कि बगदाद और आसपास के इलाकों में फिर से गुप्त निगरानी बढ़ाई जाए, लेकिन इस बार केवल सिपाहियों के जरिए नहीं बल्कि व्यापारियों, यात्रियों, विद्वानों और कलाकारों के माध्यम से। अकबर ने तुरंत आदेश दे दिया। कुछ ही हफ्तों में सूचनाओं का एक जाल बिछ गया। हर आने जाने वाली खबर बीरबल तक पहुंचने लगी। इसी दौरान एक नाम बार बार उभर कर सामने आया, नाजिम उल ख्याल। ये नाम किसी राजा या सेनापति का नहीं था, बल्कि एक विचारक का था। वो खुले तौर पर किसी राज्य का विरोध नहीं करता था, लेकिन उसके शिष्य और अनुयायी कई जगहों पर असंतोष फैला रहे थे। नाजिम उल ख्याल की खास बात यह थी कि वो तलवार या धन से नहीं बल्कि शब्दों से युद्ध करता था। वो लोगों को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता कि हर सत्ता झूठ पर टिकी होती है और हर ताज एक छल का प्रतीक होता है। बीरबल ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, पढ़ा और समझा। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, ये व्यक्ति खतरनाक है क्योंकि ये लोगों के मन में सवाल पैदा करता है। सवाल बुरे नहीं होते, लेकिन जब उनका जवाब भ्रम से दिया जाए तो वे विद्रोह बन जाते हैं। अकबर ने पूछा, तो इसका हल क्या है? बीरबल बोले, हल यही है कि हम सवालों से भागे नहीं बल्कि उनके सही जवाब दें। उन्होंने एक अभूतपूर्व योजना बनाई। राजधानी में एक खुला वैचारिक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जहां राज्य, न्याय, सत्ता और जनता, इन सब पर खुलकर चर्चा होगी। इसमें किसी को भी आने की अनुमति होगी, चाहे वो समर्थन में बोले या विरोध में। ये घोषणा सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। कई दरबारी डर गए। उन्हें लगा कि इससे विरोध को और बल मिलेगा, लेकिन अकबर अडिग थे। सम्मेलन का दिन आया। एक विशाल मैदान में मंच सजा। चारों ओर आम जनता, विद्वान, साधु, व्यापारी, सैनिक सब मौजूद थे। बीरबल मंच के एक कोने में बैठे थे, शांत लेकिन सजग। नाजिमुल ख्याल भी आया। वो साधारण वस्त्रों में था, पर उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। जब उसे बोलने का अवसर मिला तो उसने सत्ता, ताज और शासन पर तीखे सवाल उठाए। लोग ध्यान से सुन रहे थे। उसके बाद बीरबल उठे। उन्होंने कोई लंबा भाषण नहीं दिया। उन्होंने बस एक सवाल पूछा, अगर हर ताज छल है तो उसे चुराने की साजिश क्यों रची जाती है? उसे गिरा क्यों नहीं दिया जाता? मैदान में सन्नाटा छा गया। नाजिमुल ख्याल ने उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द पहले जैसे प्रभावशाली नहीं रहे। बीरबल ने आगे कहा, सत्ता तभी तक छल बनती है जब तक वो सवालों से भागे। जिस दिन वो सवालों का सामना करने लगे, वही सत्ता जिम्मेदारी बन जाती है। धीरे धीरे लोगों को फर्क समझ आने लगा, आलोचना और साजिश में। नाजिमुल ख्याल की बातें अब विचार नहीं बल्कि भ्रम लगने लगीं। सम्मेलन खत्म होते होते उसकी पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। उसके कई अनुयायी खुद उससे सवाल करने लगे। कुछ दिनों बाद पता चला कि नाजिमुल ख्याल ने शहर छोड़ दिया है। वो हार नहीं मान रहा था, लेकिन उसका सबसे बड़ा हथियार, लोगों का अंधा भरोसा, उससे छिन चुका था। अकबर ने बीरबल से कहा, आज तुमने बिना किसी को दंड दिए एक बड़े संकट को टाल दिया। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, हर लड़ाई जीतने के लिए खून बहाना जरूरी नहीं होता। कुछ युद्ध समझ से भी जीते जाते हैं। लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। बगदाद का ताज भले ही वापस अपनी जगह पर था, पर अब वो केवल एक आभूषण नहीं रह गया था। वो एक चेतावनी बन चुका था
कि सत्ता की असली सुरक्षा लोहे के पहरे में नहीं बल्कि जागरूक मनों में होती है। और दूर कहीं छाया में खड़ा कोई व्यक्ति ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वो जानता था कि ये खेल लंबा है और अगला दांव पहले से कहीं ज्यादा गहरा होगा। नाजिमुल ख्याल के राजधानी छोड़ते ही ऐसा लगा मानो हवा कुछ हल्की हो गई हो। लोग अपने अपने कामों में लौट आए। बाजारों में फिर से रौनक दिखने लगी और दरबार में भी पहले जैसी चहल पहल लौट आई। लेकिन अकबर और बीरबल दोनों के मन में ये शांति अस्थायी थी। उन्हें अच्छी तरह पता था कि जो व्यक्ति शब्दों के सहारे लोगों के मन में आग लगा सकता है, वो अचानक गायब नहीं होता। वो कहीं ना कहीं अगली चिंगारी सुलगा रहा होता है। एक रात बीरबल अपने कक्ष में बैठे पुराने कागजात देख रहे थे। बगदाद से लेकर राजधानी तक की सारी घटनाएं उनके सामने एक धागे में बंधती जा रही थीं। तभी उन्हें एक बात साफ समझ आई। अब तक जितनी भी साजिशें हुई थीं, वे ताज को निशाना बनाकर नहीं, बल्कि ताज की वैधता को चुनौती देकर की गई थीं। कोई ताज चुराकर, कोई अफवाह फैलाकर, कोई विचारों से हमला करके। अगली सुबह बीरबल सीधे अकबर के पास पहुंचे। महाराज, बीरबल ने कहा, दुश्मन अब ताज को हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेगा। वो लोगों को ये यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि ताज की जरूरत ही नहीं है। अकबर कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, अगर लोग ऐसा मानने लगे तो राज्य भीतर से ही टूट जाएगा। ठीक यही योजना है, बीरबल ने उत्तर दिया। इसी बीच एक और खबर आई। ये खबर राजधानी से नहीं बल्कि दूर के इलाकों से थी। कुछ स्थानों पर लोग कर देने से इनकार कर रहे थे। वे खुले विद्रोह में नहीं थे, लेकिन चुपचाप शासन से दूरी बना रहे थे। जब उनसे कारण पूछा जाता तो वे कहते, हम किसी के दुश्मन नहीं, बस अब हमें किसी की जरूरत नहीं। ये वही भाषा थी जो नाजिमुल ख्याल के विचारों में छिपी हुई थी। अकबर ने तुरंत बीरबल को जिम्मेदारी दी कि वे इस सोच की जड़ तक जाएं। बीरबल इस बार न तो विद्वान बने न व्यापारी। इस बार वे एक साधारण यात्री बनकर निकले। न कोई पहचान, न कोई तामझाम। वे गांव-गांव, कस्बे-कस्बे घूमने लगे। लोगों के साथ बैठकर खाना खाते, उनके दुख सुख सुनते और बिना उपदेश दिए उनसे बातें करते। धीरे धीरे एक तस्वीर साफ होने लगी। लोग शासन से नाराज नहीं थे, वे उपेक्षित महसूस कर रहे थे। कुछ क्षेत्रों में वर्षों से कोई शाही प्रतिनिधि नहीं पहुंचा था। कुछ जगहों पर छोटे अधिकारी अपने स्वार्थ में काम कर रहे थे। इन खाली जगहों में ही विचारों की साजिश पनप रही थी। एक गांव में बीरबल ने एक बुजुर्ग को कहते सुना, बादशाह दूर हैं, उनका ताज दूर है। हमारे लिए तो वही राजा है जो हमारे बीच खड़ा हो। ये वाक्य बीरबल के मन में गूंजता रहा। राजधानी लौटकर उन्होंने अकबर को सब बताया। अकबर की आंखों में पश्चाताप की झलक थी। तो गलती हमारी भी है, अकबर बोले, अगर हम हर कोने तक अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं पहुंचा पाए। बीरबल ने सिर झुकाया, महाराज, यही वो सच है जिसे दुश्मन हथियार बना रहा है। अब अकबर ने एक ऐसा फैसला लिया जो पहले कभी नहीं लिया गया था। उन्होंने आदेश दिया कि राज्य के बड़े अधिकारी, मंत्री और सेनापति केवल दरबार में नहीं बल्कि आम जनता के बीच जाकर काम करेंगे। हर क्षेत्र में खुली सभाएं होंगी जहां लोग सीधे अपनी बात कह सकेंगे। ये कोई दिखावे का आदेश नहीं था। अकबर खुद भी कई जगहों पर पहुंचे। उन्होंने देखा, सुना और समझा। जहां गलती मिली वहां तुरंत सुधार किया गया। इसी दौरान एक और रहस्य सामने आया। कुछ स्थानों पर विद्रोह की सोच फैलाने वाले लोग अचानक गायब हो गए थे। न वे पकड़े गए थे, न भागे हुए लगते थे। बीरबल को शक हुआ कि कोई उन्हें एकत्र कर रहा है। जांच करने पर पता चला कि ये सब एक गुप्त संगठन कर रहा है जो खुद को निराकार कहता था। उनका मानना था कि सत्ता का कोई चेहरा नहीं होना चाहिए, कोई ताज नहीं, कोई सिंहासन नहीं। बाहर से ये विचार आकर्षक लगता था, लेकिन भीतर से ये अराजकता की नींव था। बीरबल समझ गए कि अब सामना विचारों से विचारों का है। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, निराकार का जवाब तलवार से नहीं दिया जा सकता, इसका जवाब व्यवस्था से देना होगा। अकबर ने पूछा, कैसी व्यवस्था? बीरबल बोले, ऐसी व्यवस्था जिसमें ताज केवल ऊपर न रहे बल्कि नीचे तक दिखाई दे। इसके बाद एक नई प्रणाली लागू की गई। हर क्षेत्र से चुने हुए लोग राजधानी में बुलाए जाने लगे। वे केवल दर्शक नहीं थे बल्कि निर्णयों में उनकी राय ली जाने लगी। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि शासन कोई दूर बैठी चीज नहीं बल्कि उनकी अपनी जिम्मेदारी भी है।
निराकार के विचार अब उतने प्रभावशाली नहीं रहे। लोग पूछने लगे, अगर सब निराकार हो जाए तो जवाबदेही किसकी होगी? इसी बीच खबर आई कि नाजिमुल ख्याल फिर से सक्रिय हो गया है। इस बार वो खुलकर नहीं बल्कि इसी निराकार संगठन के पीछे से काम कर रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब क्या? बीरबल शांत थे। अब आखिरी पर्दा उठने वाला है महाराज। अब वो सामने आएगा, क्योंकि उसके पास छुपने के लिए कुछ नहीं बचेगा। और सचमुच जैसे जैसे लोगों में समझ बढ़ी, वैसे वैसे साजिश का घेरा सिकुड़ता गया। निराकार संगठन के भीतर ही मतभेद शुरू हो गए। कुछ लोग विचार चाहते थे, कुछ केवल अराजकता। एक रात राजधानी के बाहर एक गुप्त बैठक पकड़ी गई। वहां नाजिमुल ख्याल मौजूद था। इस बार वो भाग नहीं सका। दरबार में उसे लाया गया। अकबर ने उससे केवल एक सवाल पूछा, तुम ताज से क्या चाहते थे? नाजिमुल ख्याल ने थकी हुई आवाज में कहा, मैं चाहता था कि लोग किसी पर भरोसा ना करें। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, और हमने ये सिखाया कि बिना भरोसे कोई समाज नहीं चलता। नाजिमुल ख्याल के पास कोई उत्तर नहीं था। उसे सजा दी गई, लेकिन उससे ज्यादा अहम यह था कि उसके विचार हार चुके थे। उस रात अकबर और बीरबल फिर साथ बैठे। अकबर ने कहा, आज मुझे समझ आया कि ताज का असली काम सिर पर रहना नहीं बल्कि दिलों में जगह बनाना है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, और जब दिल मजबूत हो जाए महाराज, तब कोई साजिश उन्हें तोड़ नहीं सकती। पर कहानी अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि जब एक युग की साजिश खत्म होती है तब दूसरे युग की चुनौतियां जन्म लेती हैं, और अकबर बीरबल की गाथा अभी अपने अंतिम अध्याय से दूर थी। नाजिमुल ख्याल की गिरफ्तारी के बाद राजधानी में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। ये वो खामोशी नहीं थी जो डर से पैदा होती है, बल्कि वो थी जो गहरी सोच के बाद आती है। लोग पहली बार ये समझने लगे थे कि साजिशें केवल तलवार और चोरी से नहीं होती, बल्कि विचारों के रास्ते भी राजाओं के ताज हिलाए जा सकते हैं। अकबर और बीरबल दोनों जानते थे कि अब सबसे कठिन काम शुरू होने वाला है, जीत के बाद संतुलन बनाए रखना। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब किसी बड़े संकट के बाद लोग राहत महसूस करते हैं, तभी लापरवाही जन्म लेती है। दरबार में नाजिमुल ख्याल को लाया गया। उसके चेहरे पर अब न घमंड था न आक्रोश, बस एक थकान थी, जैसे वर्षों से बोझ ढोते ढोते आत्मा भी बैठ गई हो। अकबर ने उसे दंड देने से पहले बोलने का अवसर दिया। नाजिमुल ख्याल ने कहा, मैंने कभी किसी राज्य को नष्ट करने की बात नहीं की, मैंने बस लोगों को सोचने की आदत डाली। बीरबल आगे आए। सोचना अपराध नहीं है, उन्होंने शांत स्वर में कहा, लेकिन सोच को दिशा देना जिम्मेदारी है, और तुमने सोच को अंधेरे की ओर मोड़ा। दरबार में सन्नाटा था। नाजिमुल ख्याल कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसका साथ छोड़ चुके थे। अकबर ने आदेश दिया कि उसे आजीवन नजरबंद रखा जाए, न यातना न अपमान, केवल अकेलापन, ताकि वो खुद अपने विचारों से संवाद कर सके। ये फैसला सुनकर कुछ दरबारी चौंक गए। वे कठोर सजा चाहते थे, लेकिन अकबर ने साफ कहा, जिसने शब्दों से युद्ध किया हो उसे तलवार से हराना जीत नहीं कहलाता। नाजिमुल ख्याल को ले जाया गया, लेकिन उसकी परछाई अब भी हवाओं में तैर रही थी। अकबर ने उसी दिन बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर बोले, क्या सचमुच सब खत्म हो गया? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, साजिश खत्म हुई है, लेकिन सवाल अभी जिंदा है, और सवालों को दबाया नहीं जाता, उन्हें समझाया जाता है। अकबर ने गहरी सांस ली। तो अब अगला कदम क्या हो? बीरबल ने कहा, अब हमें राज्य को चलाना नहीं बल्कि समझाना होगा। अगले महीनों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अब दरबार केवल आदेश देने की जगह नहीं रहा, वो संवाद का केंद्र बनने लगा। अलग अलग इलाकों से लोग बुलाए जाते, उनकी बात सुनी जाती और फैसलों में उनकी राय झलकने लगी। लेकिन हर बदलाव अपने साथ विरोध भी लाता है। कुछ पुराने दरबारी जो वर्षों से सत्ता के आदी थे, इस नए ढंग से खुश नहीं थे। उन्हें लगने लगा था कि राजा जनता को ज्यादा अधिकार दे रहा है और इससे उनकी अहमियत घट रही है। इन्हीं लोगों में एक था दरबारी सुल्तान बेग, बाहर से वफादार, भीतर से असंतुष्ट। वो खुलकर विरोध नहीं कर सकता था, लेकिन मन ही मन उसे लगता था कि बीरबल ने दरबार का संतुलन बिगाड़ दिया है। सुल्तान बेग अकेला नहीं था, धीरे धीरे कुछ और चेहरे भी उसके साथ जुड़ने लगे। वे सब आपस में ये बात करने लगे कि अगर ये सिलसिला चलता रहा तो दरबार का सम्मान कम हो जाएगा। बीरबल को इसकी भनक लग गई। एक शाम वे अकेले सुल्तान बेग से मिलने पहुंचे। कोई सिपाही नहीं, कोई औपचारिकता नहीं। आप परेशान लगते हैं, बीरबल ने सहज स्वर में कहा।
सुल्तान बेग ने झूठी मुस्कान ओढ़ ली। नहीं, बस सोच रहा था कि समय बहुत बदल गया है। समय हमेशा बदलता है, बीरबल बोले। सवाल यह है कि हम बदलते हैं या नहीं। सुल्तान बेग ने चुप्पी साध ली। उस चुप्पी में बहुत कुछ छिपा था। कुछ दिनों बाद राजधानी में एक और अजीब घटना हुई। रात के समय दीवारों पर गुप्त संदेश लिखे मिलने लगे। वे ना तो विद्रोह की खुली बात करते थे, ना ही किसी राजा का नाम लेते थे। बस सवाल लिखे होते थे। अगर राजा जनता से पूछने लगे तो राजा कौन? अगर हर आवाज बराबर है तो सिंहासन किस लिए? ये वही सवाल थे जिन्हें नाजिम उल ख्याल बोता था, लेकिन अब शैली बदल चुकी थी। बीरबल ने दीवारों के संदेश पढ़े और मुस्कुरा दिए। महाराज, उन्होंने कहा, ये आखिरी प्रयास है। जब विचार हारते हैं तो वे भ्रम फैलाते हैं। अकबर ने पूछा, क्या हमें इन्हें मिटा देना चाहिए? नहीं, बीरबल बोले, हमें इन्हें पढ़ना चाहिए। अगली सुबह अकबर ने आदेश दिया कि उन संदेशों को मिटाया ना जाए, बल्कि उनके नीचे जवाब लिखे जाएं। राजकीय नहीं, बल्कि मानवीय जवाब। जैसे राजा वही जो सवाल सुन सके, सिंहासन शक्ति के लिए नहीं, जिम्मेदारी के लिए। ये दृश्य राजधानी के लिए नया था। लोग रुक रुक कर दीवारें पढ़ने लगे। चर्चा होने लगी, सवालों के जवाब मिलने लगे। सुल्तान बेग और उसके साथियों को समझ आ गया कि ये खेल अब उनके हाथ से निकल चुका है। फिर भी उन्होंने आखिरी चाल चली। उन्होंने अफवाह फैलाई कि बीरबल राजा को गुमराह कर रहा है, कि वो स्वयं सत्ता चाहता है। ये अफवाह धीरे धीरे फैलने लगी। अकबर को भी ये खबर पहुंची। दरबार में कुछ लोग चुप हो गए, कुछ ने इशारों में बातें की। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर बोले, तुम पर उंगली उठ रही है। बीरबल ने बिना घबराए कहा, महाराज, अगर उंगली न उठे तो समझ लीजिए काम ठीक से नहीं हो रहा। अकबर मुस्कुरा दिए। तो तुम्हारा उत्तर क्या है? उत्तर नहीं, बीरबल बोले, परीक्षा। अगले दिन अकबर ने दरबार में ऐलान किया कि बीरबल कुछ समय के लिए अपने पद से अलग रहेंगे और राज्य के काम आम सलाह से चलेंगे। दरबार में हलचल मच गई। सुल्तान बेग को लगा कि उसकी चाल चल गई। लेकिन कुछ ही दिनों में फर्क साफ दिखने लगा। फैसले धीमे हो गए, संवाद कम हो गया और वही पुराने डर लौटने लगे। जनता ने खुद महसूस किया कि बिना बीरबल की सूझबूझ के संतुलन डगमगाने लगा है। एक सप्ताह बाद अकबर ने फिर दरबार बुलाया। उन्होंने कहा, मैंने एक प्रयोग किया था, आज उसका परिणाम सामने है। फिर उन्होंने बीरबल को वापस बुलाया। उस क्षण दरबार में जो मौन था वो स्वीकार का मौन था। सुल्तान बेग सिर झुकाए खड़ा था। अकबर ने उसे दंड नहीं दिया, बस इतना कहा, जो परिवर्तन से डरता है वो भविष्य से डरता है। उस दिन के बाद कोई भी ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाया कि बीरबल केवल एक मंत्री हैं। सब समझ चुके थे वो संतुलन है। रात को बीरबल अकेले बैठे थे। उन्हें पता था कि ये लड़ाई जीत ली गई है, लेकिन आने वाले समय में चुनौतियां और सूक्ष्म होंगी। उन्होंने आसमान की ओर देखा और मन ही मन सोचा, ताज बच गया, राज्य बच गया, अब सबसे जरूरी है कि समझ बची रहे। और कहानी एक और गहराई की ओर बढ़ गई, जहां अगली परीक्षा केवल बुद्धि की नहीं, बल्कि धैर्य और त्याग की होने वाली थी। राजधानी में फिर से स्थिरता लौट आई थी, लेकिन ये स्थिरता पहले जैसी सरल नहीं थी। अब लोगों की आंखों में सवाल थे, पर उन सवालों के साथ डर नहीं, समझ भी थी। अकबर और बीरबल दोनों महसूस कर रहे थे कि राज्य एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। ऐसा दौर जहां शासन केवल आदेश देने की कला नहीं रहा, बल्कि विश्वास संभालने की जिम्मेदारी बन गया था। बीरबल के वापस आने के बाद दरबार का स्वरूप बदल चुका था। अब किसी भी बड़े निर्णय से पहले चर्चा होती, बहस होती और कभी-कभी असहमति भी खुलकर सामने आती। कुछ दरबारी इसे कमजोरी समझते थे, लेकिन अकबर जानते थे कि यही असली ताकत है। इसी बीच एक दिन एक वृद्ध यात्री दरबार में पहुंचा। उसका पहनावा साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में अनुभव की चमक थी। उसने कोई इनाम नहीं मांगा, कोई शिकायत नहीं रखी। उसने बस इतना कहा, मैं दूर के इलाकों से आया हूं, जहां लोग अकबर के नाम से नहीं, बल्कि उसके न्याय की कहानियों से शासन को जानते हैं। अकबर ने उसे पास बुलाया और पूछा, क्या वे कहानियां सच हैं? वृद्ध मुस्कुराया। कहानियां कभी पूरी तरह सच नहीं होती महाराज, लेकिन वे ये जरूर बताती हैं कि लोग क्या देखना चाहते हैं। ये बात बीरबल के मन में उतर गई। उस रात बीरबल देर तक जागते रहे।
उन्हें एहसास हुआ कि राज्य की सबसे बड़ी चुनौती अब साजिश या विद्रोह नहीं बल्कि अपेक्षाएं हैं। जब लोग न्याय की उम्मीद करने लगते हैं तो हर छोटी चूक भी बड़ी लगने लगती है। कुछ ही दिनों बाद एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे दरबार को असहज कर दिया। राजधानी के पास के एक समृद्ध क्षेत्र में जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। एक ओर थे स्थानीय किसान जो पीढ़ियों से उस जमीन पर खेती करते आ रहे थे। दूसरी ओर था एक प्रभावशाली व्यापारी वर्ग जिसके पास वैध दस्तावेज थे। मामला दरबार में पहुंचा। दस्तावेज व्यापारी के पक्ष में थे, लेकिन किसानों की कहानी इंसाफ की मांग कर रही थी। दरबार दो हिस्सों में बट गया। कुछ बोले कानून कागज से चलता है, कुछ ने कहा न्याय इंसान से। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब बोलो, उन्होंने कहा। ये वही परीक्षा है जिसके लिए हमने राज्य को तैयार किया है। बीरबल ने कहा, महाराज, ये मामला केवल जमीन का नहीं है। ये इस बात की परीक्षा है कि क्या कानून और करुणा एक साथ चल सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि फैसला तुरंत ना दिया जाए, पहले सच्चाई को जमीन पर जाकर देखा जाए। अकबर ने स्वयं उस क्षेत्र में जाने का निर्णय लिया। ये सुनकर लोग हैरान रह गए। एक बार फिर बादशाह आम लोगों के बीच जाने वाला था। जब अकबर और बीरबल वहां पहुंचे तो किसानों ने अपनी टूटी झोपड़ियां, सूखी जमीन और पीढ़ियों की मेहनत दिखाई। व्यापारियों ने अपने दस्तावेज और मोहरें दिखाईं। बीरबल ने सब कुछ ध्यान से देखा। उन्होंने व्यापारियों से पूछा, जब आपने ये जमीन खरीदी तब यहां कौन रहता था? व्यापारी चुप हो गए। उन्होंने किसानों से पूछा, क्या कभी किसी ने आपसे कहा कि ये जमीन आपकी नहीं है? किसानों ने एक स्वर में कहा, नहीं। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, कागज ने शायद देर से जन्म लिया हो, लेकिन मेहनत पुरानी है। अकबर ने फैसला सुनाया, जमीन किसानों की रहेगी और व्यापारियों को राज्य की ओर से दूसरी जमीन दी जाएगी ताकि उनका नुकसान ना हो। ये निर्णय ऐतिहासिक बन गया। पहली बार कानून और करुणा ने एक साथ न्याय किया। इस फैसले की गूंज दूर दूर तक पहुंची। लोग कहने लगे, अब ताज केवल ताकत का नहीं बल्कि इंसाफ का प्रतीक है। लेकिन हर गूंज सकारात्मक नहीं होती। कुछ उच्च वर्ग के लोग असंतुष्ट हो गए। उन्हें लगने लगा कि ये नया रास्ता उनके अधिकारों को सीमित कर देगा। इन्हीं लोगों में से एक ने गुप्त रूप से बाहर संदेश भेजा, बगदाद की ओर। हाँ, वही बगदाद जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। उस संदेश में लिखा था, ये राज्य अब विचारों से चलता है। अगर इसे हिलाना है तो विचारों पर ही वार करना होगा। कुछ सप्ताह बाद बीरबल को एक सूचना मिली। कुछ बाहरी विद्वान और वक्ता राजधानी की ओर आ रहे हैं। वे खुले विद्रोही नहीं थे, लेकिन उनके भाषणों में एक चालाकी थी। वे न्याय के नाम पर भ्रम फैलाने वाले थे। बीरबल समझ गए कि ये एक नई रणनीति है। अब दुश्मन न्याय की भाषा बोलकर अन्याय पैदा करना चाहता है। अकबर ने पूछा, इस बार क्या करेंगे? बीरबल ने कहा, इस बार हम विरोध नहीं करेंगे, इस बार हम प्रतिस्पर्धा करेंगे। राजधानी में एक सार्वजनिक विचार मंच बनाया गया। जो भी बोलना चाहता उसे बोलने की अनुमति थी, लेकिन शर्त यह थी कि हर विचार के सामने सवाल भी पूछे जाएंगे। विद्वान आए, उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में बातें रखीं। लोगों ने तालियां बजाईं। फिर बीरबल उठे। उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया, उन्होंने बस सरल सवाल पूछे। अगर हर निर्णय जनता लेगी तो जवाबदेही किसकी होगी? अगर हर कानून भावना से बदला जाएगा तो स्थिरता कैसे बचेगी? धीरे धीरे भाषणों की चमक फीकी पड़ने लगी। लोग समझने लगे कि हर मीठा शब्द सच नहीं होता। ये मंच कई दिनों तक चला। अंत में लोग खुद तय करने लगे कि कौन सा विचार उन्हें जोड़ता है और कौन तोड़ता है। बाहरी विद्वान बिना किसी विवाद के लौट गए। उनकी योजना असफल रही। एक रात अकबर और बीरबल फिर साथ बैठे। अकबर ने कहा, अब मुझे डर नहीं लगता। बीरबल मुस्कुराए। डर खत्म होना अच्छा है महाराज, लेकिन सावधानी खत्म होना खतरनाक। अकबर हंसे, तो तुम हमेशा मुझे सावधान रखोगे? बीरबल ने सिर झुकाया, जब तक मेरी बुद्धि साथ दे। लेकिन दोनों जानते थे, अब अगली चुनौती बाहर से नहीं, भीतर से आएगी। क्योंकि जब कोई राज्य न्याय और समझ की ओर बढ़ता है तो सबसे कठिन प्रश्न उठता है, क्या हम इस रास्ते पर टिके रह सकते हैं? और यही प्रश्न अगले अध्याय की नींव बनने वाला था। राज्य में न्याय और संवाद की जो नई परंपरा शुरू हुई थी, वो अब लोगों की आदत बनने लगी थी।
पहले जहां फैसले ऊपर से आते थे, अब वे समझ के साथ नीचे तक उतरते थे। यही बात अकबर को संतोष देती थी और बीरबल को सतर्क रखती थी, क्योंकि बीरबल जानते थे जब कोई व्यवस्था सफल होने लगती है तभी उसकी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। एक सुबह दरबार में एक असामान्य दृश्य देखने को मिला। अलग अलग क्षेत्रों से आए प्रतिनिधि आपस में बहस कर रहे थे। बहस तीखी नहीं थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी जिद थी। हर कोई अपनी बात को न्याय कह रहा था, कोई गलत नहीं लग रहा था, फिर भी समाधान कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। आज सब सच बोल रहे हैं, अकबर ने कहा, फिर भी सच्चाई सामने क्यों नहीं आ रही? बीरबल ने गहरी सांस ली। महाराज, क्योंकि जब हर कोई अपनी अपनी सच्चाई लेकर खड़ा हो जाता है तब साझा सच्चाई धुंधली हो जाती है। ये पहली बार था जब न्याय की भाषा खुद उलझन बन रही थी। कुछ ही दिनों में ये उलझन और गहरी हो गई। अलग अलग क्षेत्रों ने अपने अपने नियम सुझाने शुरू कर दिए। कोई कहता कि कर उनके हालात के अनुसार तय हो, कोई चाहता कि कानून उनके रिवाजों के मुताबिक बदले जाएं। सबकी मांगें अलग थीं, पर हर कोई उन्हें न्याय कह रहा था। राज्य एक नई समस्या से जूझ रहा था, बिखराव। अकबर ने आपात बैठक बुलाई। दरबार में गंभीरता थी। अगर हर क्षेत्र अपने नियम बनाएगा, अकबर बोले, तो राज्य कैसे एक रहेगा? कुछ दरबारी बोले कि सख्ती जरूरी है, कुछ ने कहा कि सबको छूट दे देनी चाहिए। बीरबल अब तक चुप थे। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुम्हारी चुप्पी भारी लग रही है। बीरबल धीरे से बोले, महाराज, आज तलवार या तर्क नहीं, दिशा चाहिए। कैसी दिशा? अकबर ने पूछा। ऐसी दिशा, बीरबल बोले, जो सबको साथ रखे पर किसी को बांधे नहीं। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य के लिए एक साझा सिद्धांत तय किया जाए, ऐसा सिद्धांत जो कानून से ऊपर हो लेकिन कानून का आधार बने। अकबर ने पूछा, और वो सिद्धांत क्या होगा? बीरबल ने उत्तर दिया, जिम्मेदारी। ये शब्द दरबार में गूंजा। हर अधिकार के साथ जिम्मेदारी तय की जाए। बीरबल ने कहा, जो क्षेत्र अपने नियम चाहता है वो उनके परिणाम की जिम्मेदारी भी ले। जो कर में छूट चाहता है वो राज्य के दूसरे कामों में योगदान दे। ये विचार नया था लेकिन व्यावहारिक। अकबर ने इसे आजमाने का निर्णय लिया। घोषणा हुई कि राज्य अब केवल आदेश नहीं देगा बल्कि समझौते करेगा। हर क्षेत्र को अपनी बात रखने का अधिकार होगा, लेकिन हर निर्णय के साथ उसका दायित्व भी स्पष्ट होगा। शुरुआत में लोगों को ये कठिन लगा। अधिकार लेना आसान होता है, जिम्मेदारी उठाना नहीं। कुछ क्षेत्रों ने अपनी मांगें वापस ले लीं, कुछ ने अपने प्रस्ताव बदले। धीरे धीरे एक संतुलन बनने लगा, लेकिन इसी संतुलन में एक दरार छुपी थी। कुछ चालाक लोग इस नई व्यवस्था का फायदा उठाने लगे। वे जिम्मेदारी का दिखावा करते, लेकिन अंदर ही अंदर नियमों को तोड़ते। वे कानून के शब्दों में नहीं, भावना में धोखा दे रहे थे। बीरबल को इसका अंदेशा था। एक दिन उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, अब सबसे खतरनाक लोग वे हैं जो नियम नहीं तोड़ते बल्कि उन्हें मोड़ते हैं। अकबर ने पूछा, उन्हें कैसे पहचाना जाए? बीरबल ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति अधिकार की बात तो बहुत करे लेकिन परिणाम से बचने की कोशिश करे, वही असली खतरा है। इसी बीच एक बड़ा मामला सामने आया। एक समृद्ध क्षेत्र ने विशेष स्वायत्ता ली थी। बदले में उन्होंने राज्य को सहयोग देने का वादा किया था। कागजों में सब ठीक था, लेकिन जमीनी हकीकत अलग थी। ना तो सहयोग मिला, ना व्यवस्था सुधरी। मामला दरबार में पहुंचा। क्षेत्र के प्रतिनिधि बड़े आत्मविश्वास से बोले, हमने नियमों का पालन किया है। बीरबल ने उनसे एक ही सवाल पूछा, और क्या आपने जिम्मेदारी निभाई है? वे चुप हो गए। ये मामला पूरे राज्य के लिए उदाहरण बन गया। अकबर ने साफ कहा कि जो अधिकार जिम्मेदारी से नहीं निभाएगा उससे अधिकार वापस ले लिया जाएगा। ये निर्णय कठोर था लेकिन न्यायपूर्ण। कुछ लोग नाराज हुए, लेकिन ज्यादातर ने राहत महसूस की। अब न्याय केवल मांग नहीं, दायित्व भी बन चुका था। इसी दौरान बीरबल के पास एक और खबर आई। बगदाद से जुड़े कुछ पुराने संपर्क फिर सक्रिय हो रहे थे। वे सीधे साजिश नहीं कर रहे थे, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में भ्रम फैला रहे थे कि ये नई व्यवस्था अस्थायी है, कि जल्द ही सब बदल जाएगा। बीरबल मुस्कुराए। वे अब भी ताज को गिराना चाहते हैं, उन्होंने अकबर से कहा, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ताज अब सिर पर नहीं, व्यवस्था में बैठ चुका है। अकबर ने पूछा, तो क्या खतरा टल गया? बीरबल ने उत्तर दिया, खतरा कम हुआ है, खत्म नहीं। जब लोग जिम्मेदारी से ऊबने लगेंगे तब ये फिर लौटेगा। इसीलिए बीरबल ने एक और कदम सुझाया, शिक्षा। लेकिन ये साधारण शिक्षा नहीं थी, ये शासन और नागरिकता की शिक्षा थी।
लोगों को ये समझाया जाने लगा कि अधिकार और कर्तव्य कैसे जुड़े हैं। ये काम आदेश से नहीं, कहानियों, नाटकों और संवाद से किया गया। धीरे धीरे राज्य में एक नई समझ जन्म लेने लगी। एक रात अकबर और बीरबल महल की ऊंची छत पर खड़े थे। नीचे शहर की रोशनी फैली हुई थी। अकबर ने कहा, अब मुझे लगने लगा है कि ये राज्य मेरे बिना भी चल सकता है। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, यही किसी भी शासक की सबसे बड़ी सफलता होती है। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, और तुम्हारे बिना? बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, मेरे बिना भी, अगर ये समझ जिंदा रही। उस रात हवा में अजीब सी स्थिरता थी, जैसे कोई लंबी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही हो। लेकिन बीरबल जानते थे, अंत से पहले एक और परीक्षा बाकी है। एक ऐसी परीक्षा जहां उन्हें स्वयं पीछे हटना होगा ताकि व्यवस्था आगे बढ़ सके। और यही सोच उनके मन में अगले अध्याय की नींव रख रही थी। सुबह का समय था, लेकिन दरबार में असामान्य सन्नाटा था। कोई शोर नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। फिर भी हवा में कुछ ऐसा था जो साफ बता रहा था कि शांति स्थायी नहीं है। बीरबल अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। सामने खुली खिड़की से धूप भीतर आ रही थी, पर उनके मन में उजाला नहीं था। उन्हें आभास हो चुका था कि जिस व्यवस्था को उन्होंने खड़ा किया है, वही अब उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में एक अजीब सी चर्चा फैलने लगी थी। लोग कहने लगे थे कि अब बीरबल की जरूरत नहीं रही। व्यवस्था चल रही थी, न्याय मिल रहा था, संवाद हो रहा था। ये बातें सुनने में अच्छी लगती थीं, लेकिन बीरबल समझते थे कि ये सोच खतरनाक है। जब कोई व्यक्ति व्यवस्था से बड़ा दिखाई देने लगता है, तब या तो वो व्यक्ति टूटता है या व्यवस्था। उसी दिन अकबर ने उन्हें दरबार में बुलाया। अकबर के चेहरे पर गंभीरता थी। बीरबल, उन्होंने कहा, तुमने जो नींव रखी थी वो अब मजबूत दिख रही है, पर लोग कह रहे हैं कि ये सब तुम्हारे कारण है, व्यवस्था के कारण नहीं। बीरबल ने धीरे से सिर झुकाया। महाराज, यही वो मोड़ है जहां से गलत रास्ता शुरू होता है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, गलत रास्ता? हाँ, बीरबल बोले, अगर लोग ये मानने लगें कि न्याय किसी व्यक्ति से आता है, तो जब वो व्यक्ति नहीं रहेगा, न्याय भी नहीं रहेगा। अकबर कुछ देर चुप रहे। तो समाधान क्या है? बीरबल की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें दृढ़ता थी। मुझे पीछे हटना होगा। ये सुनते ही अकबर खड़े हो गए। ये असंभव है, अभी राज्य को तुम्हारी जरूरत है। बीरबल मुस्कुराए, नहीं महाराज, अभी राज्य को ये समझने की जरूरत है कि वो अपने बल पर खड़ा हो सकता है। अकबर को ये विचार स्वीकार करना कठिन लग रहा था। उन्होंने कहा, अगर तुम हट गए तो लोग इसे कमजोरी समझेंगे या परिपक्वता। बीरबल ने उत्तर दिया। अगले कुछ दिनों में बीरबल ने जानबूझकर दरबार में कम बोलना शुरू किया। जहां पहले वे तुरंत समाधान देते थे, अब वे प्रश्न पूछते थे। जहां पहले दिशा दिखाते थे, अब वे दूसरों को सोचने देते थे। दरबारियों को ये बदलाव खटकने लगा। कुछ ने सोचा कि बीरबल थक गए हैं, कुछ ने माना कि उनका प्रभाव कम हो रहा है, और कुछ ने इसे अवसर समझा। इसी बीच एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दो बड़े क्षेत्रों के बीच संसाधनों को लेकर टकराव था। मामला इतना उलझा हुआ था कि कोई सीधा समाधान नहीं दिख रहा था। सबकी नजर बीरबल पर थी, लेकिन वे शांत बैठे रहे। अकबर ने पूछा, बीरबल, आज तुम कुछ नहीं कहोगे? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, आज मैं नहीं, व्यवस्था बोलेगी। उन्होंने दोनों पक्षों को आमने सामने बैठने को कहा। नियम वही थे जो पहले तय हुए थे, अधिकार और जिम्मेदारी का संतुलन। चर्चा लंबी चली, बहस हुई, आरोप लगे, लेकिन अंततः समाधान निकला। जब फैसला हुआ तो वो बीरबल का नहीं था, वो दोनों पक्षों का साझा निर्णय था। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि बिना बीरबल बोले भी न्याय संभव है। पर यही बात कुछ लोगों को रास नहीं आई। राज्य के भीतर एक छोटा सा गुट बन गया। उनका कहना था कि ये सब दिखावा है, असली नियंत्रण अब भी बीरबल के पास है। वे लोगों के मन में संदेह बोने लगे। बीरबल को इसकी खबर मिली, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एक रात अकबर ने उन्हें फिर बुलाया। तुम चुप क्यों हो? अकबर ने पूछा। तुम पर आरोप लग रहे हैं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, अगर मैं हर आरोप का जवाब दूं तो लोग व्यवस्था पर नहीं, मुझ पर ध्यान देंगे। अकबर ने गहरी सांस ली। लेकिन अगर ये आग फैल गई तो ये भी एक परीक्षा होगी। बीरबल बोले, आग वही जलाती है जो भीतर से खोखला हो। कुछ ही समय में उस गुट ने खुलकर चुनौती दी। उन्होंने दरबार में सवाल उठाया कि क्या बीरबल को इतने अधिकार होने चाहिए?
क्या एक ही व्यक्ति का प्रभाव इतना होना उचित है? अकबर ने सबके सामने बीरबल से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल उठे, उनकी आवाज में कोई कटुता नहीं थी। मैं यही कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा, कि अगर ये राज्य मेरे बिना नहीं चल सकता तो मैंने असफलता पाई है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। और अगर ये चल सकता है, बीरबल ने आगे कहा, तो मुझे पीछे हटने से डर नहीं होना चाहिए। उन्होंने अकबर की ओर देखा। महाराज, आपने मुझे चुनौती दी थी बगदाद से खोया ताज वापस लाने की। वो ताज केवल एक वस्तु नहीं था, वो भरोसे, व्यवस्था और समझ का प्रतीक था। अगर वो आज इस राज्य में जिंदा है तो ये मेरी नहीं, आप सबकी जीत है। अकबर की आंखों में नमी आ गई। उस दिन अकबर ने घोषणा की कि बीरबल कुछ समय के लिए राज्य के सक्रिय मामलों से दूर रहेंगे। ये कोई दंड नहीं था, बल्कि एक प्रयोग था। लोगों की प्रतिक्रियाएं मिलीजुली थीं। कुछ घबराए, कुछ खुश हुए और कुछ चुप रहे। बीरबल ने अपना कक्ष खाली कर दिया। कोई भव्य विदाई नहीं हुई, कोई घोषणा नहीं। वे बस धीरे धीरे दृश्य से हट गए। लेकिन उनका असर नहीं गया। हर निर्णय में लोग पूछने लगे, क्या ये जिम्मेदारी के साथ है? क्या इससे व्यवस्था मजबूत होगी? ये सवाल ही बीरबल की असली उपस्थिति बन गए। कुछ समय बाद वही लोग जो उनके खिलाफ थे उलझन में पड़ गए, क्योंकि अब दोष देने के लिए कोई एक चेहरा नहीं था। फैसले सामूहिक थे और गलतियां भी सामूहिक। राज्य धीरे धीरे परिपक्व होने लगा। एक दिन अकबर अकेले बैठे थे। उन्होंने कहा, बीरबल, अब समझ आया कि ताज लौटाना आसान था, लेकिन उसे सुरक्षित रखना कठिन। बीरबल, जो कुछ समय बाद मिलने आए थे, मुस्कुराए। महाराज, ताज अब किसी संदूक में नहीं, लोगों की सोच में सुरक्षित है। अकबर ने पूछा, क्या तुम वापस आओगे? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा। अगर व्यवस्था मुझे बुलाएगी तो आऊंगा, अगर नहीं तो दूर रहकर भी पास रहूंगा। उस क्षण अकबर समझ गए, बीरबल ने स्वयं को नहीं, राज्य को अमर बनाया है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि जब कोई व्यवस्था मजबूत होती है तब दुनिया उसे परखने आती है। और दूर कहीं वही पुरानी शक्तियां जो ताज को फिर गिरते देखना चाहती थीं, एक बार फिर हरकत में आने लगी थीं। अगला अध्याय पहले से कहीं अधिक शांत और पहले से कहीं अधिक खतरनाक होने वाला था। समय बीत रहा था, लेकिन समय के साथ साथ एक अदृश्य हलचल भी पड़ रही थी। बाहर से देखने पर राज्य शांत था, व्यवस्थित था, संतुलित था। फैसले हो रहे थे, न्याय मिल रहा था, संवाद जारी था। पर बीरबल जानते थे कि सबसे खतरनाक तूफान वही होता है जो शोर नहीं करता। वे अब दरबार से दूर थे, पर राज्य से नहीं। वे लोगों के बीच रहते, साधारण वेश में, साधारण बातचीत करते। वे सुनते थे, क्योंकि अब सुनना बोलने से ज्यादा जरूरी हो गया था। और जो वे सुन रहे थे वो उन्हें चिंतित कर रहा था। लोग अब भी न्याय की बात करते थे, लेकिन धीरे धीरे जिम्मेदारी बोझ लगने लगी थी। कुछ कहते, पहले आसान था, एक ही आदमी फैसला कर देता था। कुछ कहते, अब सब कुछ समझना पड़ता है, बहस करनी पड़ती है। यही वो क्षण था जिसका बीरबल को डर था। इसी बीच दूर देशों से आने वाले व्यापारियों की आवाजाही बढ़ने लगी। वे सिर्फ सामान नहीं लाते थे, वे बातें लाते थे। वे धीरे धीरे ये सवाल फैलाने लगे, क्या ये नई व्यवस्था बहुत धीमी नहीं है? क्या इतनी चर्चा से शक्ति कमजोर नहीं होती? ये वही सवाल थे जो कभी बगदाद में ताज गिरने से पहले उठे थे। बीरबल समझ गए, खेल फिर शुरू हो चुका है, बस इस बार तरीके बदले हुए हैं। अकबर को भी ये आभास होने लगा था। उन्होंने एक दिन बीरबल को गुप्त रूप से बुलाया। अकबर ने सीधे कहा, मुझे डर लग रहा है। बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, डर बुरा नहीं होता। डर बताता है कि हम अब भी सचेत हैं। पर अगर लोग इस व्यवस्था से थक गए? अकबर ने पूछा। अगर वे फिर किसी एक मजबूत हाथ की मांग करने लगे? बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, तो वही आखिरी परीक्षा होगी। अकबर ने उनकी ओर देखा। किसकी परीक्षा? मेरी नहीं, बीरबल बोले। आपकी नहीं, लोगों की। इसी समय एक बड़ी घटना घटी। राज्य के एक कोने में अफवाह फैली कि कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों में बाहरी ताकतों का हस्तक्षेप हो रहा है। बात सच्ची हो या झूठी, उसने लोगों के मन में संदेह पैदा कर दिया। संदेह ने प्रश्न को जन्म दिया और प्रश्न ने असंतोष को। कुछ लोग खुलकर कहने लगे कि ये व्यवस्था बहुत जटिल है, हमें फिर से एक मजबूत नेतृत्व चाहिए। वे कहने लगे। अकबर ने दरबार बुलाया। ये दरबार पहले जैसा नहीं था। यहां सन्नाटा नहीं, बल्कि भारी सोच थी। अकबर ने कहा,
आज मैं कोई आदेश नहीं दूंगा। आज मैं एक प्रश्न पूछूंगा। सभी चुप हो गए। अगर कोई एक व्यक्ति फिर से सारे निर्णय लेने लगे, अकबर बोले, तो क्या तुम सब जिम्मेदारी छोड़ दोगे? दरबार में हलचल हुई, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब तुम्हारी बारी है। बीरबल आगे आए, लेकिन इस बार उनके स्वर में ना चतुराई थी न व्यंग्य, केवल सत्य था। मैं आपसे एक कहानी नहीं कहूंगा, बीरबल बोले, मैं आपसे एक आईना साझा करूंगा। उन्होंने कहा कि जब बगदाद में ताज चोरी हुआ था, तो वो सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि लोग धीरे धीरे जिम्मेदारी से हटते चले गए थे। उन्होंने सुरक्षा दूसरों पर छोड़ दी थी। जब सब सोचते हैं कि कोई और संभाल लेगा, बीरबल बोले, तभी सबसे कीमती चीजें खो जाती हैं। उन्होंने पूछा, क्या आप फिर वही गलती दोहराना चाहते हैं? दरबार में पहली बार लोग खुद से प्रश्न करने लगे। इसी क्षण एक व्यक्ति आगे आया। वो कोई बड़ा अधिकारी नहीं था, ना ही कोई प्रसिद्ध नाम। वो एक साधारण प्रतिनिधि था। उसने कहा, हमने जिम्मेदारी को बोझ समझ लिया था, लेकिन अब समझ आ रहा है कि बोझ नहीं, यही हमारी ताकत है। एक के बाद एक लोग बोलने लगे। कोई स्वीकार कर रहा था कि उसने आसान रास्ता चाहा था, कोई मान रहा था कि उसने आलोचना तो की पर योगदान नहीं दिया। ये आत्मस्वीकार ही असली मोड़ था। अकबर ने गहरी सांस ली। तो निर्णय स्पष्ट है, उन्होंने कहा। ये व्यवस्था न बदली जाएगी, न किसी एक को सौंपी जाएगी। उन्होंने घोषणा की कि अब हर बड़े निर्णय से पहले जनता के बीच संवाद होगा। नाटक, कहानियां, चर्चाएं, हर माध्यम से लोगों को जोड़ा जाएगा। ये आसान नहीं था, पर आवश्यक था। बाहरी ताकतों ने देखा कि यहां विभाजन की जगह समझ बढ़ रही है। उनके शब्द अब असर नहीं कर रहे थे, क्योंकि लोग अब सवाल पूछना सीख चुके थे, केवल दूसरों से नहीं, खुद से भी। कुछ समय बाद वे शक्तियां चुपचाप पीछे हट गईं। एक शाम बीरबल नदी के किनारे बैठे थे। अकबर उनके पास आए। अब क्या? अकबर ने पूछा। बीरबल मुस्कुराए। अब कुछ नहीं, अब बस समय। अकबर ने कहा, तुमने वो कर दिखाया जो तलवारें नहीं कर पाईं। बीरबल ने सिर झुकाया। महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, लोगों ने खुद को पहचान लिया। अकबर ने धीरे से पूछा, और तुम? बीरबल ने दूर बहते पानी को देखा। मैं अब कहानी का हिस्सा नहीं, उसकी सीख हूं। उस रात कोई उत्सव नहीं हुआ, कोई घोषणा नहीं हुई, लेकिन पूरे राज्य में एक गहरी शांति थी। ऐसी शांति जो डर से नहीं, समझ से पैदा होती है। और कहीं दूर इतिहास अपनी किताब में ये पंक्ति लिख रहा था कि एक बार एक ताज चोरी हुआ था, और जब वो वापस आया तो वो सिर पर नहीं, लोगों की सोच पर रखा गया। यही उस ताज की असली जीत थी।